आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन। फिफ्थ फोर्थ कोई भी समझ में आया। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से समझ में आ रहा है ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उत्सर्ज्य। उत्सर्जी पदार्थ तथा इसका निष्कासन। समझ में आया। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ है, और इनका एलिमिनेशन मीन्स इनका निष्कासन कैसा होता है। तो हम लोगों को पता है प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जटिल से कॉम्प्लेक्स सिंपल में तोड़ते हैं, एनर्जी मिलती है। उसके बाद कुछ हार्मफुल पदार्थ हमारी बॉडी में होते हैं ना, अपशिष्ट पदार्थ, हिंदी में क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ। तो उनका बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है, बॉडी से निकलना जरूरी है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका भी हमारी बॉडी से निकलना जरूरी है। तो उसी तरह हम कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बात आती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन ऐसे पदार्थ हमारी बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ का फॉर्मेशन हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उनका बाहर निकलना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालते हैं। उन्हें क्या, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करना ही उत्सर्जन कहलाता है। हिंदी में समझ में आया, और इंग्लिश में हो जाएगा एक्सक्रीटरी, एलिमिनेट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी। समझ में आया। तो क्या होता है कि एक्सक्रीशन किसका किया जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ किसका करा जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन, अमाइनो एसिड, ये सब क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे अमोनिया की बात आती है, तो यही जो प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, अमोनिया, दूसरा आएगा यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन, अमाइनो एसिड। अमोनिया का सिक्रीशन कैसा होता है, अमोनिया के लिए मतलब बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए मतलब हाई अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत रहती है, ज्यादा पानी चाहिए किसको, अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए, अमोनिया के लिए ज्यादा। और जैसे फिशेस, एक्वाटिक एनिमल्स ही अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं ना, जैसे फिशेस कौन सी, बोनी फिशेस। जो बोनी फिशेस हमने फिशेस में पढ़ा था, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस। बोनी फिशेस मतलब, और कार्टिलेजिनस जिनमें कार्टिलेज प्रेजेंट हो। तो बोनी फिशेस क्या करती हैं, अमोनिया का सिक्रीशन करती हैं। और जो एक्वाटिक एम्फीबियंस होते हैं वो भी अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। इसके बाद बात आती है यूरिया। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिया। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिया। जैसे मैमल्स आ गए, हम लोग आए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ गए, समझ में आया, कुछ रेप्टाइल्स हैं, सब में क्या होता है, यूरिया का सिक्रीट। यूरिक एसिड की बात आती है, जैसे बर्ड्स,
बर्ड्स क्या करती है, यूरिक एसिड, चाहे वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो, दाने दाने के फॉर्म में, कभी देखा होगा ना, जो बर्ड्स होती है क्या सिक्रेट करती है, वो क्या होता है, यूरिक एसिड। ग्वानिन, मकड़ी, स्पाइडर देखा होगा सबने, वो क्या सिक्रेट करते हैं, ग्वानिन सिक्रेट करते हैं। उसके बाद अमाइनो एसिड की बात आती है, तो अमाइनो एसिड क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड। हम डायरेक्टली हमारी बॉडी उसको प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर सकती, नहीं कर सकती ना, उस प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाती है, अमाइनो एसिड। अभी आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, डिटेल्स में जानेंगे कैसे अमाइनो एसिड बना। तो जो मोलस्का और इकाइनोडर्म्स होते हैं, तो अमाइनो एसिड क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है अमाइनो एसिड का। तो ये मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं, ये अमाइनो एसिड का सिक्रीशन करते हैं। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गया ना, कितने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। इसके बाद बात करेंगे मेथड ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब किस किस मेथड से एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो जैसे अमोनिया, अमोनिया का जो सिक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक। क्या कहेंगे, टेलिक। और दूसरा यूरियो, यूरियोटेलिक। और तीसरा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हो। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का सिक्रीशन करते हो, अमोनियोटेलिक सिक्रीशन, पॉइंट बना के लिख लो। एक्सक्रीशन क्या करते हैं, अमोनिया। और ये क्या सिक्रीट करेंगे, यूरिया, और ये यूरिक एसिड। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अमोनिया के बाद ये मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। क्या, अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है। मोर टॉक्सिक, और इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है। क्या, यूरिया। मॉडरेटली टॉक्सिक। और इस यूरिक एसिड की बात, हाँ, यूरिक एसिड की बात किया जाए तो ये लेस टॉक्सिक होता है, मीन्स बहुत ही कम, लीस्ट टॉक्सिक। मीन्स इसको ज्यादा देर तक अमोनिया को बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आपने सबसे बेहतरीन एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग, मतलब कुछ लोग कहीं पर टॉयलेट किए हो और उतनी टाइम इसकी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन कुछ देर बाद बहुत ज्यादा स्मेल आएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा यूरिया रहता है फिर से अमोनिया बन जाता है। हमारी बॉडी में भी पहले अमोनिया बनता है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पहले अमोनिया बनेगा, लेकिन हमारा लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, तभी हम लोग एक्सक्रीट आउट कर पाते हैं ना। तो क्या होता है, और जहां थोड़ी देर हुआ वो फिर से क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो ये इससे, मतलब ये भी टॉक्सिक होता है लेकिन इससे कम होता है, और ये उससे भी कम होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्स मोर वाटर। इसमें क्या है, लेस।
लेस, इसमें जरूरत नहीं रहती, ये समझो। इसमें ज्यादा पानी की जरूरत है, इसमें उससे भी कम, और इसमें सबसे ही कम। अब बात समझ में आई। अब एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनियोटेलिक में कौन आएगा, यूरियोटेलिक में कौन आएगा, और यूरिकोटेलिक में कौन आएगा। इसका एग्जाम्पल होगा एक्वाटिक एम्फीबिया, एक्वाटिक इंसेक्ट्स और बोनी फिशेस। इसके अंदर आएगा टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया और कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस। और इसमें आएंगे आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। बात समझ में आई? इधर कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन बस एग्जाम्पल बेस ही पूछा जाएगा, कभी भी एग्जाम्पल को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, एग्जाम्पल बेस ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पुटअप होगा। कौन पूछ लिया गया, कार्टिलेजिनस फिशेस क्या होती, यूरिकोटेलिक होती, अमोनियोटेलिक, यही पूछ ले। तो फिशेस इसमें भी होती है, अमोनियोटेलिक भी और यूरियोटेलिक भी होती है, लेकिन इसमें कौन सी आती है, बोनी फिशेस, मीन्स जिनका स्केलेटन बोन से मिलकर बना हो, और इनका कार्टिलेजिनस फिशेस। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बोनी फिशेस है और कौन सी कार्टिलेजिनस फिशेस? मैंने ओवरव्यू बताया था। हाँ, क्या बताया था? क्या चीज? दोनों आके मिलते हैं? क्या दोनों आके मिलते हैं? एक तो उनका माउथ देख के पहचानेंगे, उनका माउथ ऐसा हो, ये किसमें आएंगी, बोनी फिशेस। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस कभी भी मछली पकड़ के देखो, थोड़ा उसको आइडेंटिफाई करो, ऐसे उनका माउथ वेंट्रल साइड पर रहेगा और इनका बिल्कुल टिप पर रहेगा इनका माउथ। इतना समझ में आया? और पीछे की जो फिन्स, पीछे के पंख जो होते हैं, इसके पंख कैसे रहते हैं, दोनों बराबर। और इसमें क्या रहते हैं, ऐसे ऐसे, मीन्स एक छोटा है बड़ा। इसको कहेंगे हेटेरो सर्कल और इसको कहेंगे होमो सर्कल, मीन्स दोनों सर्कल बराबर है और इसके दोनों सर्कल छोटे बड़े। समझ में आया? देखकर आइडेंटिफाई करो कि बोनी फिशेस है, ना समझ में आया इसको काट लो, तब समझ में आएगा बोनी फिशेस है, कार्टिलेजिनस फिशेस है। तो अगर हमारी बॉडी में देखा जाए तो हमारी बॉडी में कौन कौन से किस के माध्यम से एक्सक्रीशन होता है, हमारी बॉडी में देखा जाए, स्किन थ्रू और
और मुंह, मतलब इंटरनल बताइए, एक तो आपकी स्किन हो गई, दूसरा लंग्स, और तीसरा हाँ लीवर भी स्क्रीशन का काम करता है, लीवर, किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन वो भी तो करते हैं, तो ये सब शामिल है। तो स्किन के थ्रू किसका मतलब किस प्रकार होता है, तो स्किन के थ्रू क्या होता है, पसीना निकलता है, सीबम निकलता है, तेली पदार्थ, और नमक भी निकलता है ना। किस लिए निकलता है, हमारी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन हो, नहीं तो पता लगे कि हमारी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा हो जाए, हो सकता है ना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है अंदर का जो मेंटेनेंस है वो इक्वल होना चाहिए, नहीं पता लगे नमक ज्यादा हो जाए, इसीलिए नमक निकलता है। सबने टेस्ट भी किया होगा ना। इतनी बात समझ में आई सबको। ज्यादा पसीना आता है तो कम आता है, ऐसा क्यों? उसके ऑस्मो रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। पसीना आना भी बहुत लोगों को नहीं आता है। आना सही है, ज्यादा आ रहा ठीक है, लेकिन नहीं आना बहुत लोगों को नहीं आता है। आपने देखा, पसीना आना जरूरी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, किडनी, जो हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या चल रहा है, फिजियोलॉजी चल रही है ना। इसके बाद न्यूरल कंट्रोल्स बचा है बस फिजियोलॉजी में, दो है। अच्छा, लोकोमोशन मूवमेंट है, वो उसी के अंदर आता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीन है, अच्छा। अब इसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, हम लोग एनिमल किंगडम बढ़ चुके हैं ना, तो हम एनिमल किंगडम के जितने फाइलम्स हैं उनके नाम लिखेंगे, और आप लोग हमको बताएंगे कौन सा एक्सक्रीशन किसमें होता है, कौन सा ऑर्गन होता है, तो आप लोग बताएंगे। अब कॉपी पलटना नहीं है, मतलब एनिमल किंगडम तो वैसे भी हमने पढ़ने के लिए दिया था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऑर्गन जो एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में मदद करते हो उन्हें क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जी। सबसे पहला फाइलम कौन सा आता है, पोरीफेरा। और दूसरा सिलेंटिरेटा, तीसरा टीनोफोरा, और चौथा प्लेटीहेल्मिन्थिस, और पांचवा एस्केमिन, और छठवां एनिलिडा, और सातवां आर्थ्रोपोडा। कौन सा लार्जेस्ट फाइलम है, याद रखना। और आठवां मोलस्का, और नौवां
इकाइनोडर्मेटा। और 10वां हेमिकॉर्डेटा। और उसके बाद आता है कॉर्डेटा के अंदर भी 3 आते हैं। फाइलम बताइए, मतलब सब फाइलम। कॉर्डेटा के अंदर क्या आते हैं? देखो, एक रेनिएटा में क्या आता था और क्रेनिएटा, दो में डिवाइड किया गया था। एक रेनिएटा जिनमें स्कल एब्सेंट हो, कौन आता था? प्रोटोकॉर्डेटा। कौन आता था? प्रोटोकॉर्डेटा। 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था ना, एक रेनिएटा, क्रेनिएटा। सब दिखवाया भी है, याद रखना। तो एक रेनिएटा में कौन आएगा? पहले इसको एक रेनिएटा में ही तो रखा गया था, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, लेकिन उठा के नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया गया। तो हेमिकॉर्डेटा के बाद आए तो एक रेनिएटा में आएगा सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि हमें फाइलम मतलब नहीं, ये सब फाइलम है, ये तो फाइलम थे और उसके बाद सब फाइलम। सिफेलो कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा। उसके बाद कौन सा आता है? वर्टिब्रेटा। इसी के अंदर आ जाएंगे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। वर्टिब्रेट्स इनको डिवाइड करके नहीं लिखा, क्योंकि सब में किसके थ्रू होता है एक्सक्रीशन? किडनी के थ्रू। वर्टिब्रेट्स में किडनी के थ्रू होता है, इसलिए हमने अलग अलग नहीं लिखा। अब पोरीफेरा की बात आती है, किसके थ्रू होता है? बताइए। हाँ, सेलुलर लेवल तो होता है, एक्सक्रीशन किससे होता है? किसके थ्रू? इनका 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 तीनों भाइयों का सेम है, दिमाग लगाइए। बॉडी सरफेस के थ्रू। सेलुलर लेवल तो होता है क्योंकि वाटर उनकी बॉडी में एंटर किया, उसी के थ्रू हो गया, उनका एक्सक्रीशन, डाइजेशन सब कुछ होता है पोरीफेरा में, होता है ना। तो इनके बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। उसके बाद प्लेटी हेलमेंट्स में ऑर्गन देखने को मिले थे, किस के थ्रू होता है? बताइए। प्लेटी हेलमेंट्स में प्रोटो नेफ्रीडिया, याद आया? जिसे क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, फ्लेम माने क्या होता है? आग, ज्वाला, यही तो होता है ना। तो फ्लेम सेल्स क्यों नाम दिया गया? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर आग के जैसे थे, ऐसे ऐसे। समझ में आया? इस तरह के थे, इसीलिए इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। समझ में आया? प्लेटी हेलमेंट्स में किसके थ्रू होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, इसी को कहते हैं। अब समझ में आया? उसके बाद एसके हेलमेंट्स की आती बात, इसमें किसके थ्रू होता है? बताओ। रेनेट सेल्स। उसके बाद एनिलीडा की बात आती है, सबसे सिंपल। एनिलीडा में किसके थ्रू होता है? कुछ ऑर्गन्स पाया जाता है, बताइए। नेफ्रीडिया।
नेफ्रीडिया, इनको रट लेना, याद होने चाहिए सब, किसने किसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा आता है। तो आर्थ्रोपोडा में हमने कई तरीके का बताया था ना, कई तरीके का बताया था ना एक्सक्रीशन, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। आर्थ्रोपोडा का हमने एक डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या कर चुके, कौन सा आर्थ्रोपोडा के अंदर? कॉकरोच के बारे में। उसमें किससे होता था एक्सक्रीशन? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। तो कॉकरोच क्या है? इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा का मेंबर है ना, तो वो इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट में किसके थ्रू होता है? इंसेक्टा में मेलपिगियन ट्यूब्यूल। उसके बाद क्रस्टेशियन, किसके थ्रू होता है? क्रस्टेशियन के अंदर क्या आएगी? झींगा मछली, प्रॉन, सबसे एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझाया था। तो क्रस्टेशियन इंसेक्ट कौन है? इंसेक्ट्स के अंदर किससे होगा? मेलपिगियन ट्यूब्यूल से, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे कॉकरोच के अंदर। उसके बाद क्रस्टेशियन, ये क्लास है, मतलब आर्थ्रोपोडा को भी फर्दर डिवाइड किया गया क्लास में। तो क्रस्टेशियन में होगा ग्रीन ग्लैंड, और इसको किस नाम से जानते हैं? बताओ, एंटीनरी ग्लैंड। एंटीनरी। उसके बाद एक और डिस्कस किया गया है, अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड में किससे होता है? कोक्सल ग्लैंड। समझ में आया? किसमें किस। अब बात आती है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में किसके थ्रू होता है? इसमें कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, पाया जाता है सिस्टम, ब्लैक होता है। लेकिन इनमें कोई सिस्टम पाया जाता है जिसके थ्रू डाइजेशन होता है, जैसे इसमें था पोरीफेरा का। सिमिलरिटी देखिए, कौन सा सिस्टम? हाँ, कौन सा सिस्टम पाया था? वाटर, किसमें? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो इसमें मतलब कि कोई सिस्टम नहीं पाया गया एक्सक्रीशन के लिए। ट्यूब फिट, ये कह सकते हैं कि बॉडी सरफेस या ट्यूब फिट। इकाइनोडर्मेटा की बात हो रही है। अच्छा, मोलस्का इधर बीच में पड़ गया ना। मोलस्का में किसके थ्रू होता है? ऑर्गन ऑफ वेजानस। हाँ, केबस ऑर्गन, मतलब जो साइंटिस्ट, हाँ, मतलब जो साइंटिस्ट उसको मतलब डिस्कवर किए थे उन्हीं के नाम से, ऑर्गन ऑफ वेजानस, केबर ऑर्गन। मेंशन कर लो, नाम याद रखना पड़ेगा आप। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा के अंदर ट्यूब फिट आप लिख सकते हैं। अब बात आती हेमिकॉर्डेटा के अंदर। हेमिकॉर्डेटा के अंदर किसके थ्रू होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया, जो कि आप डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स और
हेमिकॉर्डेटा के अंदर किससे होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया। अब इसका हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल भी बता दो। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल बताइए। तुम बता, एग्जाम्पल बताओ, वो तो पता है। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा आता है। सिफेलोकॉर्डेटा में किसके थ्रू होता है? सोलेनोसाइट। सोलेनोसाइट, समझ में आया? प्रोबोसिस, प्रोबोसिस ग्लैंड, सोलेनोसाइट, और यूरोकॉर्डेटा के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया। और कॉर्डेट्स के अंदर किडनी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? रटे हुए होने चाहिए ये सारे ऑर्गन्स। कॉम्प्लेक्स है? क्यों नहीं है? हर चीज पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है भाई? सब कुछ इंपॉर्टेंट। अरे यार, इसके अंदर ये होगा न्यूरल ग्लैंड। होता इसमें भी है, इसमें भी मेंशन कर लो। प्रोटोनेफ्रीडिया और न्यूरल ग्लैंड के थ्रू होता है किडनी। नोट हो गया ये? नोट कर लो तो। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स, और एस्केहेल्मिन्थिस रेनेट सेल्स देखने को मिलती है। और एनीलिडा के अंदर नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। एनीलिडा के अंदर कौन आता है? एग्जांपल बताओ। अर्थवर्म। उसके बाद आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा, क्रस्टेशियन और अरेक्नोइड, इन तीन अलग अलग हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर मेलफिगियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है, और क्रस्टेशियन यानी जैसे प्रॉन, झींगा मछली, उसके अंदर ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड होती हैं, और अरेक्नोइड के अंदर कॉक्सल ग्लैंड होती हैं। तो मोलस्का की बात आती है। मोलस्का में ऑर्गन ऑफ बेजानस या केबर्स ऑर्गन। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा की बात आती है, तो इसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, बस इसमें ट्यूब फीट के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू लिख लो, बॉडी सरफेस। उसके बाद बात आती है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड, मींस अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे, ऐसा रहता है। कौन? एग्जाम्पल बताइए हेमिकॉर्डेटा का। बैलेनोग्लॉसिस, बैलेनोग्लॉसिस। तो ये इनका प्रोबोसिस होता है, कॉलर, ट्रंक, तीन पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। तो इनके जो प्रोबोसिस रीजन है, यही प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। आप समझ में आया प्रोबोसिस ग्लैंड क्या है? उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर कौन आता है? एग्जाम्पल बताओ।
एग्जाम्पल याद रखो, उस टाइम भी बताया था कि एग्जाम्पल याद रखो। एम्फीऑक्सस, लाइनस्लेट, तो इसके अंदर के सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू, और यूरोकॉर्डेटा के अंदर न्यूरल ग्लैंड, वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी, वर्टिब्रेट्स के अंदर हम लोग देखेंगे पाइसिस और एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, इनके बारे में देखेंगे। मीन्स हम किडनी के बारे में डिटेल से देखेंगे। ह्यूमन स्क्रीटरी ऑर्गन के बारे में, उसके अंदर क्या आएगा, किडनी आएगी। तो किडनी के बारे में डिटेल्स देखेंगे कि उसका रेगुलेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, किससे मिलकर बना है। यहीं पर हम नेफ्रॉन्स के बारे में बताएंगे, जैसे हमने इसके पहले बताया था ना, नेफ्रॉन टिश्यूज में बताया था, तो यहाँ पर डिटेल से नेफ्रॉन्स देखेंगे। उसके बाद इसका रेगुलेशन देखेंगे और डिसऑर्डर देखेंगे कि इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। समझ में आया प्रिंस? नोट हो गया? अच्छा, क्या प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं? कैसे करते हैं? क्या करते हैं बताइए? क्या प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं? करते हैं ना? वो भी तो जब रेस्पिरेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं ना। एक तो वो यूज भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो यूज करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन करते हैं तो एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन उनमें कभी देखा होगा आपने गोंद, पौधे में गोंद देखा है? वो भी उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बहुत लोग खाते हैं ना, गांव के लोग खाते हैं ना। जो पेड़ होते हैं उनमें गोंद देखा होगा, जैसे लगेगा उनको चोट लग गई तो वहां से निकला हुआ है ना, तो वो भी उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। इसके अंदर क्या आएगा आपका? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गन आएगा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, कौन सा तंत्र अंग है? किडनी। अरे अब इसके लिए भी हिंदी बोलना पड़े तो फिर बेकार। हाँ तो बोल सकते हो वृक्क। हाँ, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क। समझ में आया? वृक्क कहते हैं हिंदी में। तो किडनी क्या होती है, पहले हमको इसका पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इंटरनल देखेंगे। तो पहले इसकी बेसिक देख लेते हैं, कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है, कितनी थिक होती है और कितना वजन होता है इसका। पहले इसकी लेंथ देखेंगे, फिर विड्थ, थिकनेस देखेंगे, फिर वेट देखेंगे।
लेंथ कितनी होती है किडनी की, लंबाई? 10 से 13 सेंटीमीटर के बीच में देखो। हाँ 12 कहीं 13, 5 से 6। चलो ठीक है, एनसीईआरटी वाला ही लिख देते हैं, 2 से सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अब इसका वेट अलग अलग होता है, 120, 170। ये नॉर्मल मतलब एक हेल्थी, जो हेल्थी किडनी रहेगी उसकी बात हो रही है। मान लो कोई बीमार पड़ गया, किसी का छोटा बड़ा, तो वो अलग, वजन घट गया वो अलग बात है। तो ये मेल्स में इतना देगा, लेकिन फीमेल्स का इससे कम होता है। फीमेल्स में कितना होता है, 110 से 130, इसी के बीच में देखा गया है नॉर्मली। इतना समझ में आया, डाटा याद होना चाहिए कितना रहता है। उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह दिखता है। अगर किडनी का कलर देखा जाए, रेड ब्राउनिश इन कलर, किस कलर का होता है, रेड ब्राउनिश कलर का। और शेप देखा जाए, शेप आकार कैसा दिखता है, किसके, सेम, बी शेप। जैसे इसके पहले हम लोग मोनोसाइट की बात कर रहे थे, तो मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा था, किडनी शेप। हम लोग वहां यही तो कहते थे किडनी शेप, लेकिन अब किडनी किस शेप की है, बीन शेप, बीन शेप। ये सब ने बताया होगा, देखा ही होगा नॉर्मली। बाकी साइज वाइज इनका हम देख ही चुके हैं, कितना कितना लेंथ होती है, विड्थ कितना होता है, थिकनेस कितनी होती है, वेट कितना होता है, और कलर शेप कैसा होता है। अब इनके पार्ट्स देखेंगे कि किडनी भी कितने पार्ट से मिलकर बनी हुई। और किडनी के बारे में एक ये चीज देखिए, क्या हुआ, किडनी के बीच में, किडनी के बारे में एक चीज और जानना जरूरी है कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, एक किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई। मींस जो हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे नेफ्रॉन का, मिलियंस में रहते हैं इसके अंदर। इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन, लिख लो, पॉइंट टू पॉइंट लिख लो, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। और 1 किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन। याद रखना, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। अभी तुम डीपली जब स्ट्रक्चर नेफ्रॉन्स का देखोगे तो सोचोगे क्या मिलियंस नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें। इधर हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहले तो हम 2 सेम के बीज बना लेते हैं, है ना, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और याद रखना, राइट साइड में थोड़ा सा नीचे रहता है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर। क्यों रहती है, क्योंकि आपके राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लीवर, लीवर प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा छोटा और ये थोड़ा सा हाँ झुका हुआ होता है। मीन्स इसको थोड़ा सा ऊपर बना दे। साइज दोनों का बराबर ही रहे। भाई साइलेंट रखा करो मोबाइल।
दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा नीचे है और ये थोड़ा सा ऊपर है, समझ में आया? कितनी है? दो। किडनी दो होती है, किडनी किसी किसी की एक, मतलब पैदा होते भी किसी किसी की एक होती है। दो किडनी दिखाई, और इन्हीं से एक ट्यूब जा रही है नीचे को, एक नली निकली हुई है, जिसको क्या कहते हैं? समझ में आया? और यहाँ पर एक डक्ट होता है जहां पर स्टोर होता है यूरिन। समझ में आया? और इसके बाद अब जैसे किडनी है, इसमें तो ब्लड वेसल्स आएंगी, ये भी तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो यहां भी क्या आएंगी? ब्लड वेसल्स। रेड कलर। समझ में आया? एक तो आएगी जो हमने ब्लू कलर से लिखा है, वो क्या है? वेन्स है, वेन्स है। और जो रेड कलर की है वो है आर्टरी है। समझ में आ गया? तो आर्टरी क्या लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। कहां से? एओर्टा से। एओर्टा, तो ये आपका एओर्टा हुआ। क्या हुआ? भाई इधर ध्यान दो, एओर्टा। और जो जो ये किडनी को किसके माध्यम से जाएगा? आर्टरी के माध्यम से जाएगा ना। ये तो एओर्टा हो गया, और ये आर्टरी, तो इसको क्या कहेंगे? रीनल आर्टरी। जो आर्टरी रीनल, इसके लिए रीनल यूज करेंगे। इसके पहले हमने कॉकरोच में रीनल पोर्टल सिस्टम पढ़ा था, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल। रीनल जहां भी वर्ड आता है इसका मतलब वो किडनी से रिलेटेड है, तो इसको क्या कहेंगे? रीनल आर्टरी। और ये जो वेन्स जाते हैं, वेन्स कहां से जाएगी? वेन्स कहां से आएगी? जैसे एओर्टा से ब्लड बॉडी में जाता है, इंफीरियर वेना का। मीन्स जब बॉडी होती है हार्ट में, तो इंफीरियर साइड मतलब नीचे से इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, और ऊपर से मान लो हमारी यहाँ किडनी है, तो ऊपर से आया सुपीरियर वेना कावा और नीचे से इंफीरियर। तो ये नीचे किडनी हमारी थोरेसिक रीजन में है ना, एब्डोमिनल रीजन में, थोरेसिक और थोरेसिक के इंड में। तो ये क्या होगा? इंफीरियर वेना कावा। समझ में आया? और ये इसको क्या कहेंगे? रीनल वेन्स। और ये आपकी है किडनी।
बीन से। बात समझ में आई। और इन दोनों से दो ट्यूब निकल रही ना, जिनके थ्रू यूरिन हमारा यहाँ आ रहा, तो इनको क्या कहेंगे? यूरेटर। और जहां कलेक्ट होता है इसे क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लेडर। ब्लेडर। और किसके थ्रू स्क्रीट आउट होगा? यूरेथ्रा। बहुत लोग कंफ्यूज, इसको यूरेथ्रा कहते हैं और इसको कुछ और ही कह देते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होता। इतनी बात समझ में आई। ये तो एक्सटर्नली हम देखेंगे, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसको पूरा विजुअलाइज करेंगे, पूरा एक किडनी को पूरे इसके अंदर देखेंगे, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट्स, मेडुला पार्ट्स, ये हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। और हाँ, सबसे मेन बात जो हमने बताया था, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि क्या सिक्रीट करती है? एड्रीनेलिन। इसी के जस्ट ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर दोनों साइड। एड्रीनल ग्लैंड। अब आप लोग इसके नाम से खुद ही समझ जाएंगे, रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, रीनल ग्लैंड, इसके नाम से ही समझ जाओगे इसकी पोजीशन कहां पे है? किडनी के ऊपर। समझ में आया पूरा? लिख लो, अच्छे से डायग्राम बना लो। लिख लेना, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। कौन सी राइट किडनी है? छोटी वाली। राइट एंड लेफ्ट। क्या हुआ भैया, क्यों जा रहे हो? दूर है घर, केवल तुम ही जाओगे ना? समझ में आया ना? समझ में आया? ये पूरे 5 कंप्लीट हो जाए तो 5 का टेस्ट ला जाओ, आप टेस्ट लेंगे, पेपर भी बड़ा रहेगा पूरे। और सिर्फ आधा घंटा टाइम देंगे, आधे घंटे में पढ़ाई होगी, लेकिन वीडियो भी तो बनना है। आप 3:30 बजे आ जाइए तुरंत, ठीक है ठीक है। इसका लोकेशन लिख लो। लोकेशन कहाँ होती है किडनी की? किसके पीछे? मतलब शरीर का नाम भी तो होगा ना, थोरैसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन, बैक रीजन, बिटवीन लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री। नाम याद रखना, पीछे साइड आगे साइड नहीं। हाँ मतलब नाम याद, हाँ है तो आपकी यही इसी साइड में है ना किडनी। तो ये कौन सा रीजन है? जैसे ये क्या थे? सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल 7 वर्टिब्री थी ना, सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद 12 आपकी क्या थी? थोरैसिक वर्टिब्री। 12 क्या थी? थोरैसिक वर्टिब्री। और 7 क्या थी? सर्वाइकल। सर्वाइकल मतलब नेक रीजन, समझ में? 12 क्या थी? थोरैसिक वर्टिब्री। तो लिख लो, लोकेशन लिख लो इसकी। लोकेशन प्रेजेंट बिटवीन
प्रेजेंट बिटवीन लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री, ब्रैकेट में लिख लो थोरैसिक वर्टिब्री कौन सी, 12 लास्ट वाली, हमने बताया ना ये 12 थोरैसिक वर्टिब्री होती है, तो लास्ट में प्रेजेंट होती है। and their lumbar L3 ब्रैकेट में लिख लो, क्लोजर टू डॉर्सल वॉल, इसकी पोजीशन बता रहा है कहां पे प्रेजेंट है, डॉर्सल वॉल। उसके बाद आउटर कवरिंग, देखो हमारा हार्ट भी आउटर कवरिंग थी, किसी से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो कवरिंग रहनी चाहिए ना, तो इसके अंदर भी कवरिंग है, तो आउटर कवरिंग इसकी लिख लो, सराउंडेड बाय ए, आउटर कवरिंग सराउंडेड बाय, ये किसी आउटर कवरिंग से कवर्ड है, समझ में आया, तो सराउंडेड बाय ए रीनल कैप्सूल, सराउंडेड बाय ए रीनल कैप्सूल। अभी जब आप इसका इंटरनल देखेंगे ना तब डिटेल्स में समझेंगे कौन सा रीनल कैप्सूल है और कॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला बीच में प्रेजेंट होता है, मेड्यूला के कई पार्ट्स होते हैं, पिरामिड, हाँ उसी मेड्यूला के अंदर ही बहुत सारे पार्ट्स हैं, फिर यहाँ पर एक डक्ट होगी उसमें मतलब इकट्ठा हो के तब यहां से। अब इसी को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ओके। कल इंटरनल स्ट्रक्चर जब स्टार्ट करेंगे ना तो एक साथ में पूरा पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, नहीं आधा आज आधा कल ऐसा। तो किस कवरिंग से कवर्ड है हमारा किडनी, रीनल कैप्सूल से, किससे, रीनल कैप्सूल से। आर्थ्रोपोडा में कौन सा स्क्रीटरी सिस्टम पाया जाता था, इधर अटेंशन, आर्थ्रोपोडा में कौन सा स्क्रीटरी सिस्टम पाया जाता था, क्रस्टेशियंस के अंदर, बताओ मयंक, क्रस्टेशियंस के अंदर, प्रॉन के अंदर कौन सा, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड। उसके बाद इंसेक्टा के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद लास्ट कौन सा, अरेक्नॉइड के अंदर कॉक्सल ग्लैंड, हाँ समझ में आया। उसके बाद पोरीफेरा के अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू पोरीफेरा के अंदर एक्सक्रीशन होता, और उसके बाद सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें भी बॉडी सरफेस के थ्रू होता। और उसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर किससे होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, आग के जैसी सेल्स, ये याद रखो कि हाँ आग, आपको इंग्लिश में फ्लेम, फ्लेम सेल्स, आग के जैसी किसमें पाया जाता था, प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद एस्केहेल्मिन्थेस के अंदर रेनेट सेल्स, एस्केहेल्मिन्थेस। उसके बाद क्या आएगा, एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर नेफ्रीडिया के थ्रू, एनिलिडा के बाद क्या आएगा, आर्थ्रोपोडा का हम बता ही चुके हैं, मोलस्का के अंदर वेजानस, उसके बाद मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं होता लेकिन ट्यूब फीट के बॉडी सरफेस, ट्यूब फीट के थ्रू उनका एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा के अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड, उनके प्रोबोसिस रीजन में, यानी हेड तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हेड एब्सेंट था, एक रेनिएटा था, तो हेड लाइक स्ट्रक्चर था उनका ऊपर, वहां पर एक ग्लैंड पाई जाती थी, प्रोबोसिस ग्लैंड, उसके थ्रू होता था। और उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर और यूरोकॉर्डेटा के अंदर, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर कौन सी थी,
सोलेनोसाइड सेल, सोलेनोसाइड। उसके बाद यूरोकॉर्डेटा के अंदर न्यूरल ग्लैंड या प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू। पूरा कंप्लीट याद रहेगा। कल पहले 5 मिनट ये सुन लेंगे आज वाली क्लास, ताकि देखे तुम लोगों को क्या याद रखते हो क्या नहीं। क्लियर हुआ? कल हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का पढ़ेंगे। एक्सटर्नल हमने पढ़ लिया, कैसा दिखता है, कैसा शेप है उसका, कितना साइज होता है, देख लिया ना, कितना कैसा आकार कैसा दिखता है, ब्राउनिश इन कलर होता है, रेड ब्राउनिश कलर। मत करना।